अगर मैं ये कहूँ कि एक कश्ती में बैठकर डच भाषा पढ़ता हुआ एक आदमी। हाँ, सुनने में ही कितना अजीब है। बिल्कुल। या फिर रेगिस्तान में साड़ी पहनकर दौड़ता हुआ एक राजा। मतलब कोई भी सोचेगा कि ये क्या बेतुकी बातें हो रही हैं। लेकिन क्या हुआ अगर यही बेतुकापन भारत के सबसे मुश्किल और जटिल भौगोलिक डेटाबेस को याद करने की अचूक चाबी हो। और शायद कोई भी इस बात पर आसानी से यकीन नहीं करेगा। सही कहा। लेकिन आज हम इसी बेतुकेपन की गहराई में जाने वाले हैं, क्योंकि जब भी भारत के भूगोल या वाइल्ड लाइफ की बात होती है, खासकर नेशनल पार्क्स की, तो एक अजीब सा डर पैदा होता है। हाँ, एक घबराहट सी होती है। बिल्कुल। मतलब आमतौर पर मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की तरह हमें लगता है कि चीजें बिल्कुल स्पष्ट, सीधी और लॉजिकल होनी चाहिए। लेकिन जब 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स की भारी भरकम सूची सामने आती है, तो ये जानकारी का ऐसा पहाड़ लगता है जिसे रट पाना करीब करीब नामुमकिन है। ये तो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मामला है, जहां दिमाग सीधा हार मान लेता है। और देखिए, ये हार मानना बहुत स्वाभाविक भी है। अगर हम पारंपरिक तरीके से देखें तो एक के बाद एक अनजान नाम रटना दिमाग की सारी ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। हाँ, दिमाग का दही हो जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मानव मस्तिष्क इस तरह की सीधी, नीरस और बुलेट पॉइंट वाली सूचियों को याद रखने के लिए विकसित ही नहीं हुआ है। मतलब हमारा दिमाग जंगलों में रास्ते याद रखने, खतरे को पहचानने। और कहानियां सुनने के लिए इवॉल्व हुआ है ना। एकदम सही। कहानियां सुनने के लिए, ना कि स्प्रेडशीट्स पढ़ने के लिए। इसलिए जब हम इस डेटा को सीधा सीधा निगलने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत ही डरावना और थका देने वाला काम बन जाता है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। आज की इस विस्तार से चर्चा का मिशन इसी नामुमकिन से लगने वाले काम को बिल्कुल बच्चों के खेल में बदलना है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, वो कोई साधारण या बोरिंग लिस्ट नहीं है। हाँ, वो काफी अलग है। बिल्कुल। ये एक बेहद दिलचस्प स्मार्ट स्टडी ब्लूप्रिंट है। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स, चीट कोड्स और फनी कहानियों का मास्टर फॉर्मूला है, जो रटने की, यानी वो बिना सोचे समझे रोट लर्निंग करने की जो हमारी थकाऊ आदत है, उसे हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकता है। और इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ जानकारी नहीं परोसता। तो फिर क्या करता है? अ, असल में ये उस जानकारी को इंसानी दिमाग की प्राकृतिक बनावट के हिसाब से ढालता है। देखिए, निमोनिक्स या मेमोरी ट्रिक्स पर सीधे छलांग लगाने से पहले जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा सामने आती है, वो है नंबर्स का खौफ। हाँ, वो तो है। जब कोई सुनता है कि भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उन सबके पार्क्स याद करने हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनना तो तय है। इसलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला कदम इस विशाल संख्या को कम करना है। तकनीकी भाषा में इसे फनल अप्रोच कहा गया है। फनल अप्रोच। ये असल में काम कैसे करता है? क्योंकि 36 का आंकड़ा तो अपने आप में एक हकीकत है ना? उसे बदला तो नहीं जा सकता। हाँ, आंकड़े को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे प्रोसेस करने के तरीके को फिल्टर जरूर किया जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव लोड यानी संज्ञानात्मक भार के सिद्धांत को समझना होगा। अच्छा। कॉग्निटिव लोड का मतलब है हमारे दिमाग की एक समय में जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता। इसे एक छोटे सूटकेस की तरह समझें। सूटकेस। अगर हम उस छोटे सूटकेस में एक साथ 36 जोड़ी कपड़े ठूसने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जिप टूट जाएगी और सब कुछ बाहर गिर जाएगा। बिल्कुल। 36 राज्यों की सूची देखकर दिमाग का सूटकेस भी ऐसे ही जवाब दे देता है। लेकिन इस फनल अप्रोच के जरिए इस 36 के भारी भरकम नंबर को एक फिल्टर से गुजारकर सीधे 22 में बदल दिया गया है। अरे वाह! मतलब ये प्रक्रिया तो बिल्कुल किसी बहुत गंदे और बिखरे हुए कमरे की सफाई करने जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जब हम किसी ऐसे कमरे को साफ करना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उन खाली डब्बों या रद्दी को उठाते हैं और सीधे कूड़े में फेंक देते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में ये खाली डब्बे वो 6 जगहें हैं, जहां 0 या 0 नेशनल पार्क हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। पंजाब, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। इन 6 जगहों पर कोई नेशनल पार्क है ही नहीं। तो इनके बारे में सोचने या इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा लिस्ट से बाहर। एकदम। इन्हें सीधे अपनी दिमागी लिस्ट से पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए। ये पहला फिल्टर है जिससे सूटकेस में थोड़ी जगह बनती है। और उसके बाद कमरे की सफाई करते हुए हम उन सिंगल या इकलौती चीज़ों को उठाते हैं, जो आसानी से अपनी जगह पर रखी जा सकती हैं। सही कहा। यहाँ ये वो 8 जगह हैं जहाँ केवल एक एक नेशनल पार्क है। इनके लिए किसी लंबी चौड़ी ट्रिक या कहानी की जरूरत नहीं है, इन्हें सीधे अलमारी में सजाया जा सकता है।
और ये 8 जगहें और उनके पार्क काफी महत्वपूर्ण दी हैं, जैसे बिहार में वाल्मीकि, गोवा में मोलेम। जिसे शायद भगवान महावीर भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, झारखंड में बेतला, मणिपुर में किबुल लामजाओ, नागालैंड में इटांकी। सिक्किम में कंचनजंगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा और लद्दाख में हेमिस। मतलब ये वो नाम हैं जो अपने क्षेत्र में वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, या इकलौते होने के कारण बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आसानी से याद रह जाते हैं। तो अब यहाँ असली जादू दिखाई देता है। 36 में से 6 को भूल जाने की श्रेणी में डाल दिया गया और 8 को सीधे तौर पर याद कर लिया गया। अब सारा फोकस सिर्फ उस भारी सामान पर है जिसे तरीके से सेट करना है। यानी अब केवल बचे हुए 22 राज्यों के लिए ही रणनीतियां सीखनी है। बिल्कुल, लक्ष्य का दायरा अचानक से बहुत छोटा और स्पष्ट हो गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये लक्ष्य 36 से घटकर 22 होता है, इंसान के दिमाग से कॉग्निटिव लोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हट जाता है। एक राहत मिलती होगी। हाँ, ये सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक राहत है। जब दिमाग को लगता है कि अरे ये तो उतना बड़ा नहीं जितना मैंने सोचा था, तो वो नई जानकारी को स्वीकार करने के लिए ज्यादा खुला, शांत और तैयार महसूस करता है। घबराहट खत्म हो जाती है और फोकस बढ़ जाता है। तो अब जब चुनौती घटकर सिर्फ 22 राज्यों तक सिमट गई है, तो उन राज्यों से शुरुआत करते हैं जहां केवल 2 या 3 नेशनल पार्क्स हैं। हाँ, छोटे राज्यों से। और सच कहूं तो यहीं से ये ब्लूप्रिंट बहुत ही अजीब, बेतुका और मजेदार हो जाता है। बिल्कुल। इसमें नीरस तरीके से रटने के बजाय बहुत ही अजीबोगरीब वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश को ही लेते हैं। वहां 2 पार्क हैं। इसकी ट्रिक दी गई है अरुण नाम की मूली। अरुण नाम की मूली। हाँ, सुनने में इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन यहाँ नाम से बन गया नामदफा और मूली से बन गया मोलिंग। ये सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्तर पर ये बेहद असरदार है। मतलब हमारा दिमाग सामान्य और बोरिंग चीजों को नजरअंदाज करने का आदी होता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो सामान्य नियम को तोड़ती है, जैसे अरुण नाम की मूली, हाँ, वो दिमाग के अलर्ट सिस्टम को ट्रिगर करती है और एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इसी तर्ज पर हरियाणा का उदाहरण देखिए। हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया। यहाँ कलश से कलेसर बन जाता है और सुल्तान से सुल्तानपुर। बहुत ही विजुअल है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के भाले की नोक बहुत तेज होती है। यहाँ भाले से बालपक्रम और नोक से नोकरेक पार्क का नाम निकलता है। इन छोटे वाक्यों में असल में 2 अलग-अलग अनजान जानकारियों को एक परिचित धागे में पिरोया गया है। जब जानकारी के केवल 2 या 3 टुकड़े हों, तो दिमाग एक साधारण सी दिमागी छवि या तस्वीर बनाकर उसे आसानी से संभाल सकता है। तो चलिए अब 3 पार्क्स वाले राज्यों पर नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश की ट्रिक है, पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। और जम्मू कश्मीर का उदाहरण तो शायद सबसे ज्यादा अजीब है। इसमें कहा गया है JNK में सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है। सलीम अली, किश्तवाड़ और दाची गांव। हाँ, अब एक पल के लिए इस छवि की कल्पना करते हैं। मतलब एक आदमी है जिसका नाम सलीम है, वो बर्फ के बीच एक कश्ती में बैठा है और हाथ में डच भाषा की किताब लेकर पढ़ रहा है। ये तो पूरी तरह से पागलपन है। बिल्कुल है, और यही पागलपन इस पूरी तकनीक की रीढ़ है। तेलंगाना का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवनी। हाँ, और मुर्गा शब्द का इस्तेमाल करके मृगवनी को याद रखना एक बहुत ही रचनात्मक छलांग है। सलीम का कश्ती में डच पढ़ना या ब्रह्मानंद का मुर्गा बनाना इतनी बेतुकी और हास्यास्पद छवियां हैं कि इंसान का दिमाग इन्हें चाहकर भी मिटा नहीं सकता। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटा सा संदेह हो रहा है। कैसा संदेह? सुनने में तो ये बेतुकी छवियां बहुत मजेदार लग रही हैं और हंसी भी आती है, लेकिन जब कोई विद्यार्थी किसी बड़ी परीक्षा के हॉल में बैठा हो, घड़ी की सुई टिक टिक कर रही हो, तनाव का स्तर बहुत ज्यादा हो, हाँ, प्रेशर कुकर वाली स्थिति। बिल्कुल, तो क्या सच में दिमाग को उस भारी दबाव में ये याद आएगा कि मुर्गा किसने बनाया था या कश्ती में कौन बैठा था? मतलब क्या इस बेतुकेपन से इंसान परीक्षा के वक्त और ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन यहीं पर इंसानी दिमाग की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प आदत सामने आती है। देखिए, जब हम गहरे तनाव में होते हैं तो हमारा लॉजिकल या तर्क करने वाला दिमाग सबसे पहले काम करना बंद करता है। अच्छा। हाँ, ऐसे समय में सीधी सपाट सूचियां या बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल याद नहीं आते।
लेकिन इवोल्यूशनरी नजरिए से यानी विकासवाद के नजरिए से हमारा दिमाग खतरे या तनाव की स्थिति में उन चीजों को सबसे तेजी से रिकॉल करता है जो असामान्य होती हैं। मतलब जो चीजें रूटीन से हटकर होती हैं। बिल्कुल, मजबूत विजुअल्स और हास्य हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत गहराई से छप जाते हैं। इसलिए परीक्षा के दबाव में दाचीगाम भले ही याद ना आए, लेकिन कश्ती में डच पड़ता हुआ आदमी तुरंत आंखों के सामने आ जाता है और सही जवाब तक पहुंचा देता है। अरे वाह, ये तो वाकई दिमाग के काम करने के तरीके का एक नया पहलू है। तो हम ये मान सकते हैं कि 2 या 3 पार्क्स वाले राज्यों के लिए ये एक लाइन के अजीब वाक्य बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं। हाँ, एकदम परफेक्ट काम करते हैं। लेकिन हर जगह ये नियम लागू नहीं हो सकता ना। उन राज्यों का क्या जहां 5 या 6 पार्क्स हैं, वहां दिमागी शक्ति यानी वर्किंग मेमोरी की सीमाएं तो जवाब देने लगेंगी। बिल्कुल, एक साधारण से वाक्य में 6 नाम पिरोना तो मुमकिन ही नहीं है। तो ब्लूप्रिंट में इस समस्या से निपटने के लिए स्टोरी मैपिंग और कैरेक्टर मैप्स का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, जब जानकारी का आकार बढ़ता है तो एक स्थिर छवि टूट जाती है। वहां हमें घटनाओं को एक क्रम में जोड़ने के लिए एक कथा या एक नैरेटिव की जरूरत पड़ती है। राजस्थान का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। वहां 5 नेशनल पार्क्स हैं। ब्लूप्रिंट इसके लिए एक सवालनुमा ट्रिक देता है, वाई राजा मुकुंद रन इन साड़ी इन डेजर्ट। मतलब अंग्रेजी और हिंदी का मिक्स है। हाँ, यहाँ वाई यानी क्यों से बन गया केवलादेव, राजा मुकुंद से मुकुंदरा हिल्स, रन से रणथंबोर, साड़ी से सरिस्का और डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क। एक राजा साड़ी पहनकर रेगिस्तान में दौड़ रहा है। ये एक स्थिर तस्वीर नहीं है, ये तो एक चलती फिरती घटना है। ये एक स्पष्ट विजुअल यात्रा है। दिमाग शब्दों के बजाय दृश्यों को ज्यादा आसानी से पकड़ता है, और जब दृश्य में कोई हरकत या मोशन होता है तो उसे याद रखना और भी आसान हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में ये तरीका एक अलग ही स्तर पर चला जाता है। वो कैसे? पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क्स हैं और ब्लूप्रिंट इसके लिए मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली की प्रोफाइल का उपयोग करता है। ट्रिक कुछ इस तरह बुनी गई है। सौरव गांगुली बंगाल टाइगर कहलाते थे, मतलब बुक्सा टाइगर रिजर्व। टाइगर का मतलब सिंह होता है, मतलब सिंगल लीला। दिलचस्प है। वो भारतीय फैंस के दिल के नियर या करीब हैं, यानी न्योरा वैली। वो रंग के गोरे थे, यानी गोरुमारा, और सुंदर भी थे, मतलब सुंदरबन। लेकिन मैदान पर उनका पारा हमेशा हाई रहता था, यानी उन्हें गुस्सा बहुत आता था, जल्दा पारा। ये अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प कैरेक्टर मैप है। पर ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब एक मिनट रुकिए, एक क्रिकेटर के गुस्से या उनके रंग रूप को भौगोलिक नामों से जोड़ना, क्या ये जानकारी को आसान बनाने के बजाय उसमें और ज्यादा अनावश्यक डेटा जोड़कर उसे और भी जटिल नहीं बना रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मूल रूप से सिर्फ 6 नाम याद करने थे, लेकिन अब उन 6 नामों के लिए सौरव गांगुली की पूरी बायोग्राफी और उनके स्वभाव का विश्लेषण याद करना पड़ रहा है। ये तो मेहनत कम करने के बजाय दोगुनी करने जैसा है ना? देखिए, सतह से देखने पर यह बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम याद करने वाले डेटा का बोझ बढ़ा रहे हैं, लेकिन मानव विज्ञान में इसे एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है, और मैं बता दूं कि ये हमारी मेमोरी का सबसे ताकतवर हथियार है। एंकरिंग इफेक्ट? थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसे। ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझें, जब हम किसी नई और अनजान जानकारी को, जैसे जल्दापारा या गोरुमारा जैसे शब्द जिन्हें आम जीवन में कभी सुना ही नहीं गया, इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग को एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। और उसमें बहुत ऊर्जा लगती होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। लेकिन जब हम उस अनजान शब्द को किसी ऐसी चीज से बांध देते हैं या एंकर कर देते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत मजबूती से बसी हुई है, तो ऊर्जा बच जाती है। अच्छा, मतलब जो पहले से याद है उसका फायदा उठाना। एकदम सही। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सौरव गांगुली कोई नया डेटा नहीं है, उनसे हमारा एक गहरा भावनात्मक और विजुअल जुड़ाव है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घने जंगल में एक नई सड़क बनाने के बजाय पहले से बनी हुई एक बड़ी और चौड़ी हाईवे से एक छोटा सा नया रास्ता निकाल लेना। समझ गया। तो इसका मतलब है कि दिमाग पहले से मौजूद एक बहुत मजबूत नींव का फायदा उठाता है ताकि नई चीजों को टिकाने के लिए जगह मिल सके। बिल्कुल। गांगुली का पारा हाई होना या उनका गुस्सा एक ऐसी छवि है जो करोड़ों लोगों के दिमाग में पहले से दर्ज है। अब सिर्फ उस पुरानी पारा वाली छवि के साथ जल्दा पारा का बोर्ड लगाना है।
क्या बात है। इसलिए जब हम 6 पार्क्स याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनकी बायोग्राफी याद नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो बायोग्राफी खुद ब खुद उन 6 नामों को खींचकर बाहर ले आती है। ये तो मानव मनोविज्ञान का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। अगर कैरेक्टर एंकरिंग 6 पार्ट्स के लिए इतनी अच्छी तरह काम करती है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी सूची के माउंट एवरेस्ट का क्या किया जाए। माउंट एवरेस्ट। मेरा मतलब है मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा 10 नेशनल पार्क्स हैं, और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहां 9 पार्क्स हैं। इतने बड़े डेटा सेट पर कैसे फतह हासिल की जाए? यहां तो शायद एक कैरेक्टर भी कम पड़ जाएगा। हाँ, 10 पार्क्स को याद करना सच में कॉग्निटिव क्षमता की असली परीक्षा है। इसके लिए ब्लूप्रिंट एक पूरी यात्रा यानी एक स्पेशल जर्नी का निर्माण करता है। ये सिर्फ एक वाक्य या एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला है। घटनाओं की श्रृंखला? हाँ, प्राचीन काल में इंसान जब जंगलों में शिकार के लिए जाता था तो वो रास्ते के मील के पत्थरों को कहानियों के रूप में याद रखता था। ये जर्नी मेथड उसी पुरानी तकनीक का आधुनिक रूप है। चलिए मध्य प्रदेश की इस 10 पार्क्स वाली जर्नी को सुनते हैं। ये पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट की तरह है। कान्हा, माधव और ओम, ये 3 दोस्त हैं। मतलब कान्हा, माधव, ओमकारेश्वर। ये तीनों दोस्ती के बंधन में बंधकर, यानी बांधवगढ़, हाँ, एक डायनासोर का फॉसिल देखने गए। डायनासोर फॉसिल पार्क। बिल्कुल। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 5-7 लोग, यानी पेंच और सतपुड़ा, पान वान खा रहे थे, मतलब पन्ना और वन विहार। और वहां और कोई नहीं था, मतलब कूनो। वाह। 10 अलग-अलग और जटिल नाम एक साधारण सी पिकनिक की कहानी में सिमट गए। और इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसका प्रवाह है। कान्हा, माधव और ओम की दोस्ती से शुरू होकर डायनासोर देखने जाना और फिर 5-7 लोगों का पान खाना, ये किसी छोटी फिल्म के दृश्य जैसा है। एकदम फिल्म लग रही है। अगर कोई इस कहानी को सिर्फ 2 बार पढ़ ले तो वो बिना अटके क्रम में 10 के 10 पार्क्स के नाम बता सकता है। ये दिमाग की उसी नैरेटिव क्षमता का फायदा उठाता है जिसके जरिए हम घंटों लंबी फिल्मों की कहानी कभी नहीं भूलते। और अगर अंडमान और निकोबार के 9 पार्क्स की बात करें तो वो कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। सुनिए, झांसी की रानी, यानी रानी झांसी मरीन, महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी मरीन, सैंडल पहन के, सैंडल पीक। हाँ, हैरी पॉटर देखने गई, मतलब माउंट हैरियट। इतिहास और फैंटेसी का ये टकराव बहुत ही मजेदार है। रानी झांसी और महात्मा गांधी का साथ में हैरी पॉटर देखना, ये उसी बेतुकेपन का चरम है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। इतिहास के गंभीर चेहरों को आधुनिक फैंटेसी के साथ मिला देना दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और मैं बता दूं, दिमाग झटकों को कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। यहां मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कहानी और कैरेक्टर्स तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट में एक चीट कोड वॉल्ट भी दिया गया है। अच्छा, चीट कोड वॉल्ट। हाँ, ये उन स्थितियों के लिए है जब किसी एग्जाम या अहम मीटिंग में जाने से ठीक 5 मिनट पहले चीजों को रिवाइज करना होता है। इसमें द शोला रूल और द बटन रूल दिए गए हैं। हाँ, ये अल्टीमेट शॉर्टकट है। जब समय कम हो तो कहानियां गढ़ने का वक्त नहीं होता, तब हमें सीधे पैटर्न पहचानने होते हैं। बिल्कुल। अगर किसी नेशनल पार्क के नाम में शोला शब्द आ जाए, जैसे अनामोडी शोला, मतिकत्तन शोला या पंबादुम शोला, तो कुछ और सोचने की या कोई कहानी याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो आंख बंद करके 100% केरल में ही होगा। कमाल है। और इसी तरह अगर नाम में बटन शब्द हो, चाहे वो मिडिल बटन हो, नॉर्थ बटन हो या साउथ बटन, या फिर नाम में बे हो, जैसे कैंपबेल बे या गैलाथिया बे, तो वो बिना किसी शक के अंडमान और निकोबार में है। मतलब यहाँ हम याद करने की पूरी प्रक्रिया को बाईपास कर रहे हैं। कीवर्ड देखा और सीधा जवाब। ये हार्ड वर्क पर स्मार्ट वर्क की असली जीत है। ये डेटा में मौजूद छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानने का तरीका है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये कीवर्ड्स कितने ताकतवर होते हैं। शोला या बटन शब्द देखते ही सारा कॉग्निटिव लोड शून्य हो जाता है। आपको राज्य का नाम, कहानी, ट्रिक कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। जब समय का दबाव सबसे ज्यादा होता है तो यही छोटे पैटर्न्स सबसे बड़े तारणहार बनते हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि आज की ये गहन चर्चा सिर्फ भारत के नेशनल पार्क्स या भूगोल के बारे में नहीं थी। तो फिर किस बारे में थी? ये मुख्य रूप से इस बारे में थी कि हमारा इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ से हम पर जानकारी फेंकी जा रही है। हर दिन नया डेटा सामने आता है और उसे प्रोसेस करना हमारी मजबूरी है।
बिल्कुल। जानकारी का ये विशाल अंबार, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तब तक ही डरावना और नामुमकिन लगता है जब तक हम उसे उसके कच्चे रूप में सीधा निगलने की कोशिश करते हैं। बिना चबाए निकलना। हाँ, लेकिन जब हम उस जटिल जानकारी को कहानियों में, एंकरिंग इफेक्ट में, पैटर्न्स में और थोड़े से पागलपन या ह्यूमर में ढालना सीख लेते हैं, तो वही भारी भरकम डेटा हमारा दोस्त बन जाता है। सही कहा। स्मार्ट स्टडी का मतलब कम पढ़ना या पढ़ाई से जी चुराना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब दिमाग की प्राकृतिक बनावट, उसकी इवोल्यूशनरी सीमाओं और उसकी पसंद के हिसाब से जानकारी को प्रोसेस करना है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये हमारे सोचने और सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझसे रटा नहीं जाता, क्योंकि रटना तो कभी था ही नहीं, सिर्फ एक कहानी गढ़नी थी। तो मैं कहूंगी कि जब भी कोई बहुत ही मुश्किल या बोरिंग विषय सामने आए, तो ये देखना चाहिए कि क्या इसे किसी मजेदार कहानी या किसी जाने पहचाने एंकर से जोड़ा जा सकता है। एकदम सही। और इसी बात पर आज की इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। सोचने वाली बात यह है कि हम इंसानों ने सुपर कंप्यूटर बना लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दे दिया, लेकिन आज भी हमारा अपना दिमाग सीधे डेटा और स्प्रेडशीट्स को खारिज कर देता है। हाँ, बिल्कुल। वह आज भी सिर्फ कहानियों, मिथकों और बेतुके किरदारों की भाषा ही समझता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी सबसे बड़ी तकनीकी सफलता हमारा अपना ये पुराना कहानी सुनने वाला दिमाग ही है? सोचने वाली बात है। शायद अगली बार जब रोजमर्रा की जिंदगी में कोई जटिल समस्या या भारी भरकम रिपोर्ट सामने आए, तो उसे सुलझाने के लिए लॉजिक से ज्यादा एक अजीब सी कहानी की जरूरत हो। सोचिएगा जरूर कि उसमें सलीम की कश्ती या अरुण की मूली कहाँ है। खोजिएगा जरूर।